एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अग्निपथ वॉरियर पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस पे एक पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आपके अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सीरीज़ साबित होने वाली है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी ये 5वीं क्लास है। आशा करता हूँ मैं आप रिवीजन कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स इसके बना रहे होंगे, क्योंकि इसका एकमात्र, अगर आपको इस सीरीज़ के द्वारा सफल होना है तो इसका एकमात्र जो रास्ता है, एकमात्र जो उद्देश्य है वो है इसका नोट्स बनाना और रिवीजन करना। ठीक है, अगर आप एक बार को नोट्स नहीं भी बनाते हैं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो पीडीएफ है मैं अग्निपथ वॉरियर के टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देता हूँ, और जो भी अपडेट आपको मिलती है वो अग्निपथ वॉरियर के इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं टू दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए हम कर्क रेखा के बारे में तो बात करेंगे ही, उससे पहले हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है, यहाँ पे आप एक नोट्स टाइप बनाते हुए चलेंगे, आशा करता हूँ कि दिख रहा होगा, वरना मैं पेन बदल देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आकार की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो हमारे पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको इसमें मिलता है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो है चपटा, चपटा और गोलाकार। मतलब ये कैसा हुआ, तो अगर तुम बोल सकते हो तो पृथ्वी का कुछ कुछ जो आकार है वो ऐसा है। इसमें है क्या कि जो पृथ्वी है, जो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे मतलब समझते हैं ना, इस साइड से यहाँ से चपटी है, मतलब अंदर की ओर धसी हुई है, मतलब यहाँ से क्या है, अंदर की ओर ये धसी हुई है। और जो बीच में, जो बीच से है, बीच से इसका आकार जो है वो उभरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, गोलाकार है। अच्छा, एक चीज़ और है, पृथ्वी के जो आकार का जो कारण है वो क्या है। तो इसके आकार का जो कारण है, चपटे होने का इसका जो कारण है वो है इसका अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो अपकेंद्रीय बल होता है वो क्यों होता है। तो जो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है हमारा, पृथ्वी का घूर्णन, जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, या फिर जो जो चीज़ें हैं हमारी पृथ्वी से रिलेटेड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है हमारा, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कितना है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो है 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और तकरीबन 4 सेकंड इसका ये घूर्णन होता है। और इसी के कारण, घूर्णन के ही कारण हमारे दिन और रात आपको देखने को मिलते हैं। दिन और रात घूर्णन के कारण ही होते हैं, घूर्णन के कारण ही होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कैसा है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या हुआ, जो हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ से ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या रहता है, घूर्णन रहता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, घूर्णन में और परिक्रमण में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसे आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, बॉल को आप बीच से पकड़िए और यहाँ घुमाते रहिए, मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना। घूर्णन क्या होता है, घूर्णन को, पृथ्वी का घूर्णन का मतलब क्या है, अपने ही अक्ष पे घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना, ये क्या कहलाता है, ये घूर्णन कहलाता है। एक दूसरी चीज़ और होती है, वो होती है परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण, ये क्या होता है, तो पृथ्वी का परिक्रमण या फिर किसी भी चीज़ का जो परिक्रमण है वो होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसा मैंने आपको सोलर सिस्टम में बताया था कि ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है हमारी वो इसके चारों, कभी यहाँ होगी कभी यहाँ होगी। मतलब कि अगर ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी इसके चारों ओर क्या लगाएगी, चक्कर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिक्रमण। और जो पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो परिक्रमण काल जो है वो कितना है, तो परिक्रमण इसका जो है वो है 365 दिन 6 घंटे और लगभग 9 मिनट। अच्छा, इसी के कारण जो आप देख रहे हैं 365 दिन 6 घंटे, जो ये 6 घंटे 9 मिनट जो एक्स्ट्रा निकल के आता है, इसी के कारण ही हमारा लीप वर्ष होता है।
क्योंकि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरी है कि परिक्रमण के कारण ही जो आप देखते हैं जो हमारी ऋतुएं होती हैं, जैसे शरद ऋतु है ना, बसंत ऋतु, ये जो होती हैं ऋतुओं की जो घटना होती है ये किसके कारण होती है, ये भी हमारी परिक्रमण के कारण ही होती है। ऋतुओं की घटना ये भी हमारी परिक्रमण के कारण होती है। अच्छा चलो, दूसरी चीज़ यहाँ से दो चीज़ें और बनती हैं कि पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारी है वो टिल्टेड है। कैसी है, टिल्टेड है। तो पृथ्वी का जो हमारा अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का जो, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है और जो केंद्रीय झुकाव है वो कितना है। तो इसका अक्षीय झुकाव आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अक्षीय झुकाव जो है इसका वो है 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री। और इसका जो कक्षीय झुकाव है, कक्षीय झुकाव ये कितना है, ये हमारा 66.5 डिग्री। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की। ये क्या चीज़ होती है भैया, तो जो हमारी अक्षांश होती है, हमारी जो अक्षांश होती है उसको हम बोलते हैं क्या है, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और जो हमारी देशांतर होती है, देशांतर, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो देखिए ये लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, अक्षांश या देशांश, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी अक्षांश है, पहले इसमें जो दर्शाया गया है वो अक्षांश को दर्शाया गया है। थोड़ा सा जूम करूँगा मैं इसको, देखिए ये हमारी अक्षांश है। अच्छा, अक्षांश क्या होती हैं, अक्षांश पहले तो ईस्ट टू वेस्ट होती है, मतलब ये इधर अगर हम यहाँ पे इससे देखेगा, चलो ये पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, जो हमारी अक्षांश होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, मतलब, और देखिए ये होती कैसी हैं, ये सबसे पहले तो हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो अक्षांश होती हैं हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। कहाँ होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। पॉइंट वाइज आपको लिखाता चलता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बीच में जो हमारी लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं भूमध्य। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं भूमध्य। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य जो हमारी रेखा होती है ये बीच में होती है और ये कितनी डिग्री होती है, 0 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ अक्षांश जो होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट होती हैं और टोटल कितनी होती हैं। चलो मैं, देखो ये 0 डिग्री है, अगर ये एक तथ्य तक ऊपर जाएगा तो ये कितने डिग्री तक जाएगा, ये 90 डिग्री तक ही तो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, ये पहुंच जाता है कहाँ, 90 डिग्री यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं क्या, पोल। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल या फिर ध्रुव, और इंग्लिश में बोल देते हैं पोल। ऐसे ही नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते ही 90 डिग्री यहाँ पर पहुँच जाता है, या और इसको भी क्या बोलते हैं हम, ध्रुव। अच्छा, ऊपर वाला जो हमारा ध्रुव होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे वाला जो ध्रुव होगा वो हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा। वो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जो टोटल हमारी अक्षांश है वो कितनी है। तो देखो एक तो हमारी 0 डिग्री ये हो गई, एक हमारी ये हो गई प्लस। अच्छा, ऊपर जाते हैं हम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, बढ़ते 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 जब ये पहुंच जाता है तो कहाँ तक जा रहा है, ये 90 डिग्री तक। तो 90 रेखाएं तो वो हो गई ऊपर की, और 90 रेखाएं हमारी नीचे की। तो टोटल जो हमारे अक्षांश है वो कितने हैं, 181। टोटल अक्षांश कितने हैं, 181। अच्छा, अक्षांश की एक खासियत और होती है, ये क्या है, इसमें जो हमारी अक्षांश है उसमें प्रत्येक अक्षांश की जो रेखा होती है, प्रत्येक अक्षांश की जो दूरी होती है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो इक्वेटर से पोल तक की जो डिस्टेंस रहेगी, ये प्रत्येक इसकी जो दूरी रहती है वो तकरीबन 111 किलोमीटर की होती है। दूसरी चीज़, ये अक्षांश जो हमारी हैं, अक्षांश देखिए यहाँ से ये जाएगी ऐसे और घूम कर ऐसे आ जाती है, मतलब दूसरी साइड से ये हमारी घूम कर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लंबाई होती है अक्षांश की, जो सबसे अधिक जो लंबाई आपको मिलती है अक्षांश की, सबसे अधिक जो लंबाई रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, भूमध्य पर। क्यों, क्योंकि देखो जैसे बॉल है, बॉल के ऊपर के सिरे धीरे 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 हमारे सर्कुलर होते जा रहे हैं, वो वृत्ताकार होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो आपको वैसे भी दिख रही होगी, ये क्या है, भूमध्य रेखा। तो इसमें लंबाई जो सबसे ज़्यादा होती है वो भूमध्य की होती है, और सबसे कम जो होती है वो ध्रुवों पर होती है। ठीक है,
चलिए, अब अक्षांश में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी अक्षांश है 0 डिग्री पर, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं, एक तो वो हो गई हमारी, और दूसरी ये हो जाती है हमारी यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ 23 डिग्री, ठीक है। ये हमारी 23.5 डिग्री, ये हम ऊपर उत्तर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आगे आपको एक लाइन और मिलेगी 66 सही, जो मिलती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। और ऊपर फिर आपको पोल मिल ही जाता है। ऐसे ही नीचे आपको मिलेगी, नीचे जो आपको मिलेगी, है ना, नीचे आपको ये लाइन मिलती है, ये भी 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री साउथ में, एंड ये 66.5, 66.5 डिग्री साउथ में। अच्छा, इनके नाम क्या होते हैं? तो देखिए, ये जो हमारी रेखा है, जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही उत्तर में 66.5 डिग्री जो हमारी आगे होती है, 66.5 डिग्री जो ऊपर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। अच्छा, सेम चीज़ नीचे 23.5 डिग्री साउथ में जो हमारी रेखा होगी, उसको हम बोलेंगे मकर रेखा। ऐसे ही 66.5 डिग्री जो साउथ में होगी, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त। बस इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसमें ऊपर जो क्वेश्चन है वो है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होती है, होकर गुजरती है, तो मैं वो आपको अभी यहाँ यहीं बता देता हूँ। जो हमारी कर्क रेखा है, यहाँ पे लिखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, और आखिरी जो हमारा बचता है वो है मिजोरम। इसको हिंदी में लिख देता हूँ। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 से होकर गुजरती है, और 8 के जो मैंने नाम है वो ऊपर लिख दिए। चलिए, अब अक्षांश क्लियर हो गया। सबसे बड़ी अक्षांश जो हमारी होती है वो इक्वेटर होती है, मतलब भूमध्य रेखा होती है। ऊपर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कर्क रेखा और अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो मकर रेखा और आर्कटिक सर्किल हमारा मिलता है, अंटार्कटिक सर्किल मिलता है। टोटल हमारी जो अक्षांश है वो कितनी होती है? वो 181 डिग्री होती हैं। ये काल्पनिक रेखा होती हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं। सबसे अधिक लंबाई भूमध्य रेखा पर होती है और सबसे कम लंबाई जो होती है वो ध्रुवों पर होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं देशांतर की। इसको थोड़ा सा चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं देशांतर, पहली चीज़। अच्छा, ये जो अक्षांश थी ये पूरब से पश्चिम की तरफ थी, तो ये जो देशांतर है ये हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं। ये भी हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप पृथ्वी पर कहीं चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ये केवल एक काल्पनिक रेखाएं ही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो हमारी अक्षांश थी वो लेटी हुई रेखाएं थी, लेकिन ये क्या है, ये काल्पनिक होती हैं और ऊर्ध्वाधर होती हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, पहली चीज़। अब इनमें आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ये देखो यहाँ पे आपको एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर मिलते हुए ये रेखाएं प्रतीत हो रही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये एक जगह से निकलकर और दूसरी आपको दूसरे पोल पर, मतलब दूसरे ध्रुव पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की आप कोशिश कीजिएगा। देखो, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं अक्षांश की, तो अक्षांश हमारा ऐसे ही तो पास होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये जो दो रेखाएं हैं इनमें सबसे अधिक दूरी कहाँ पर है, देखो अगर मैं बात करूँ इस दूरी की, अगर मैं इस दूरी की बात करूँ तो ये दूरी बहुत ज़्यादा है,
इस दूरी के कंपैरिजन में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे जो देशांतर रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूर होती हैं और पोलों पर जाते जाते वो मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे इसकी जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर के आसपास होती है और ऊपर जाते जाते ये कम होती जाती है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है आपको, यहाँ पे ये दूरी और कम हो गई, यहाँ पे ये दूरी और कम हो गई। ठीक है। अच्छा, कुल देशांतर की बात करें तो देखो ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब कि जीरो से स्टार्ट होकर 360 डिग्री घूमता है। तो इसमें जो टोटल जो रेखाएं होती हैं वो हमारी टोटल जो रेखाएं होंगी वो 360 ही होंगी। यहाँ पर एक का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, क्योंकि देखो जैसे हम कोई सर्किल बना रहे हैं, है ना, और हमें 360 डिग्री 360 डिग्री इसको घुमाना है, तो 360 डिग्री 360 ही लाइन तो खींचेंगे। तो यहाँ पर जो लाइंस होती हैं हमारी वो 360 ही होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो ये आपको जो दूरी दिख रही है ये वाली जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ करी है, इस दूरी को हम गौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। अच्छा चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारी और बन जाती हैं कि जो हमारी देशांतर हैं वो इम्पोर्टेंट देशांतर कौन कौन सी हैं। तो हमारी जो महत्वपूर्ण जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमारी दो रेखाएं हैं। नंबर एक, पहली रेखा कौन सी है? इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, हिंदी में इसको आप समय रेखा बोल सकते हैं, समय रेखा। और ये होती कितनी है? 0 डिग्री। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि भैया यहाँ पे भी तो 0 डिग्री है और वहाँ तक 360 है, वहाँ पर 360 है। तो एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो लाइन है हमारी वो 0 डिग्री है। ठीक है, अगर हम इसको खोल दें तो ये कैसे बन जाएगा? देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, डॉट 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 करते करते जब हम पहुँचेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 180 डिग्री पर तो पहुँचेंगे। ठीक है। अच्छा, इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पे भी तो 180 पे पहुँचेंगे। अब जब तुम ये जो गोला है तुम्हारा, ये जो पेपर है, पेपर को जब तुम मुड़ाओगे तो ये वाली लाइन 180 डिग्री नॉर्थ वाली और 180 साउथ वाली, मतलब उत्तर वाली, और मैं इसको काली से ड्रॉ करता हूँ। देखो ये वाली काली वाली लाइन और ये वाली काली वाली, ये तो आपस में मिल जाएंगी, मतलब ये दोनों लाइन तो एक ही आ जाएंगी। अगर हम इसको खोल के रख रहे हैं तो हमारी 361 लाइन बैठ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो 0 डिग्री एक तो ये, और 180 इधर और 180 इधर, तब हमारी 361 बैठ रही हैं। लेकिन 180 नंबर की लाइन ये और 180 नंबर की लाइन ये दोनों तो एक हो जाएंगी ना जब तुम इसको मोड़ कर पीछे की तरफ लेके जाओगे। तो इसी वजह से इसमें जो रेखाएं होती हैं वो हमारी केवल 360 ही होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी रेखा की, कि दूसरी जो हमारी है वो कौन सी है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कितने डिग्री होती है? ये हमारी होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है 0 डिग्री जिसको हम समय रेखा बोलते हैं, और अगली जो हमारी होती है वो है 180 डिग्री जिसको हम तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने सब समझा दी यहाँ पे, इसी पेज पे मैंने इनको पूरा समझा दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समय मानक की, है ना। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। देखो जैसे कोई भी चीज़ है हमारी, ये मान के चलो ये घड़ी है, ये क्या है? ये घड़ी है। अब घड़ी जो हमारी है वो यहाँ 12 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 3 हैं, ये 9 है, ये घड़ी की सुई है। तो ये जो घड़ी जब हमारी घूम रही है तो कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये 360 डिग्री का कोण बना रही है, ये 360 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन अब बात आती है कि इंटरनेशनल, अगर हम बात करें समय मानक की, है ना। अच्छा, लेकिन पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी के घूर्णन से मैं बात करता हूँ। देखो पृथ्वी जो है वो हमारी कितने 23 कितनी देर लगाती है? 23 घंटे कितनी देर लगाती है? जो हमारी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसमें कितना टाइम लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट
56 मिनट और करीब 9 सेकंड, मतलब हम इसको 24 घंटे मान सकते हैं। अच्छा, अब हमारी पृथ्वी जो 24 घंटे है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है अपने अक्ष पर, है ना। तो मैं अगर बात करूं कि 360 जो डिग्री घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है। अगर हम इसको मिनट में बदलें तो 60 से गुणा हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 एकम 6, 6 चिंग 36 और 6 एकम 6, 6 चौक 24, मतलब कि 1 डिग्री घूमने के लिए इसको कितने टाइम की ज़रूरत पड़ती है, 4 मिनट की। अच्छा, अब इसका काम क्या है भैया, इसका काम आगे है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको जो प्राइम मेरिडियन बताई थी, जो मेरिडियन बताई थी, मतलब कि समय रेखा, प्राइम मेरिडियन जो थी वो 0 डिग्री है। अब उसकी स्थिति में जो भारत की स्थिति है वो हम मानते हैं 82 मिनट, जो 82 डिग्री और 30 मिनट पूरब में हम क्या हैं, आगे हैं। तो हमारा जो टाइम लिया गया है वो 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्व ज़्यादा लिया गया है। इसके आधार पर हमारा टाइम चलता है, ठीक है। तो अगर हम देखो, जब वहाँ 12 बज रहे होंगे 0 डिग्री पर, जिस टाइम 12 बज रहे होंगे तो 82 से ही ये 82 मिनट यहाँ पे साढ़े जो 82 डिग्री 23 मिनट पर क्या हो रहा होगा, मतलब हम कितने आगे हैं। तो देखो हम कितने आगे हैं, 82.5 ही तो आगे हैं वैसे देखा जाए, क्योंकि जो 30 सेकंड जो हमारे मिनट हैं वो क्या है, आधा ही तो है, तो 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा, इतने डिग्री चलने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी, देखो 1 डिग्री चलने के लिए हमें 4 मिनट की आवश्यकता पड़ती है, तो 82.5 डिग्री चलने के लिए हमें कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 से हम कर देंगे 82.5 में गुणा। जब इसमें आप गुणा करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा मिनट। अब 330 मिनट का क्या मतलब है, देखो 300 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटे और 30 मिनट का मतलब हो गया क्या, मतलब ये टोटल हो गया 5.5 घंटे। तो हमारा जो टाइम है वो कितने घंटे आगे है, वो हमारा आगे है 5.5 घंटे। कितना आगे है, 5.5 घंटे हम आगे हैं प्राइम मेरिडियन से, मतलब वहाँ अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ पे 5.5 बज रहा होगा, समझे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो हमारा 82 डिग्री जो 30 मिनट जो हमारी लाइन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी, नंबर 1, नंबर 2 हमारा एमपी, नंबर 3 छत्तीसगढ़, ठीक है, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश, है ना, ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब इसमें बात करते हैं कि जो सबसे मतलब इस लाइन पर जो पॉइंट पड़ता है वो कौन सा है, वो है मिर्ज़ापुर। और ये मिर्ज़ापुर कहाँ है, ये प्रयागराज के पास में है। कहाँ, प्रयागराज के पास में ये आपको पॉइंट मिल जाएगा मिर्ज़ापुर, जहाँ से हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो यहाँ से गुजरती है ना। भारतीय समय मानक की जो लाइन है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। वैसे ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा यूपी भी शामिल है ना। 5 राज्य आपको याद होने चाहिए, ये आपके जो एग्ज़ाम रहता है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर है, कौन सी तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये कहाँ है, ये हमारी 180, जीरो पे क्या है, प्राइम मेरिडियन, मतलब ये, इसको हम समय रेखा भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये भारत के सापेक्ष में भारत का समय मानक है। ये क्या है, भारत का मानक समय हम यहाँ से निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। तो देखिए, जिस टाइम हमारे अंग्रेज़ भारत में आ गए थे उस टाइम पे हमारे कुछ सोशल रिलीजियस मूवमेंट उस टाइम पे चल रहे थे, है ना। मूवमेंट जो चल रहे थे उन्हीं को देखते हुए कुछ हमारे समाजों की स्थापना हुई थी, कुछ हमारी सोसाइटीज़ भी बनी थी, कुछ हमारे जो आंदोलन है वो भी चले थे। तो वो मैं आपको एक क्रम से पढ़ाता हूँ कि कौन सी चीज़ कब स्थापित हुई, उसके फाउंडर कौन थे और उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्रह्म समाज की, जो आपका आज का क्वेश्चन था। तो जो हमारा ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना होती है वो 1828 में होती है, राजा
राम मोहन राय जी इसकी करते हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा आप जानते हैं कि जिस भी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको भी उसी जो चिता थी आग में उसको जला दिया जाता है। तो इनका क्या था कि सती प्रथा का ये विरोध करते थे। और एकेश्वरवाद और महिला शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत जोर डाला था। अगली बात करते हैं हम आर्य समाज की। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। और इनका एक जो फेमस कोट बोल सकते हैं, इनका एक जो फेमस वाक्य था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और उसका जो नाम है वो है वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे और शुद्धि आंदोलन से ये रिलेट करते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंगा जी ने की थी। ये भी विधवा विवाह को लेकर चीज़ें सुधारना चाहते थे। महिला शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए, जाति सुधार आंदोलन वगैरह भी इन्होंने चलाए थे। अगला है रामकृष्ण मिशन। अच्छा, रामकृष्ण मिशन से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और इनका जो उद्देश्य था वो था सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण। सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण। आज भी स्वामी विवेकानंद जी की जो किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप कभी भी उनको पढ़िएगा आपको एक अलग लेवल की चीज़ें पता चलेगी, अलग लेवल की आपको शांति भी मिलेगी। चीज़ें आप जान पाएंगे, समाज के बारे में जान पाएंगे, शिक्षा के बारे में जान पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो बुक्स हैं हमारी वो पढ़नी चाहिए। चलो, अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी। अब थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे और उसका उद्देश्य क्या था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1575 में हुई थी। मैडम HP ब्लावत्स्की एवं कर्नल HS ऑलकॉट ने इसकी करी थी। सभी धर्मों में एकता हो, आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह से रिलेटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है सत्यशोधक समाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, महिला और दलितों के उत्थान के लिए, उनके सुधार के लिए बहुत सारी, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी का। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना होती है वो 1873 में होती है और ज्योतिबा फूले इसकी स्थापना करते हैं। दलितों, महिलाओं का उत्थान और जाति प्रथा का विरोध, है ना, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने पहला महिला की जो प्राइमरी एजुकेशन थी, मतलब जो निम्न शिक्षा हम जिसको बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत योगदान दिया था। और इन्होंने एक स्कूल जो था वो इस्टेब्लिश किया था महिलाओं के लिए, ठीक है, उनके प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अच्छा, अगला है हमारा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में शुरू होता है। सर सैयद अहमद खान और मुस्लिम समाज के लिए थे, है ना। यंग बंगाल मूवमेंट जो था 1828 में हेनरी विलियम डेरोजिको ने इसकी शुरुआत की थी। वहाबी मूवमेंट ये 1920 के दशक में सैयद अहमद बरेलवी ने इस्लाम सुधार के लिए की थी। अच्छा, देवबंद आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1866 में इसकी शुरुआत होती है। और मौलाना मोहम्मद कासिम नैनतवी एवं राशिद अहमद गंगोई, इनका क्या था, इन्होंने इस्लाम शिक्षा के बारे में इस आंदोलन को चलाया था। अगला है सिंह सभा। तो ये ज्ञान सिंह एवं ठाकुर सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। सिख धर्म जागरण से रिलेटेड था ये, ठीक है। अहमदिया आंदोलन, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना करी थी इस्लामी सुधार के लिए और धार्मिक प्रचार के लिए, ठीक है। चलो, तो अब हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। और ये कब करी थी? ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अगला है आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज मैंने आपको बताया था वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में करी थी, ठीक है। एनी बेसेंट जो हमारी थी, एनी बेसेंट ने भी क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, जो मैंने अगला यहाँ क्वेश्चन डाला है, होम रूल लीग की स्थापना करी थी, है ना, एनी बेसेंट ने। दूसरा है हमारा राजा राम मोहन राय ने, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ आगे कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज डॉक्टर ज्योतिबा फूले जी ने, तो ज्योतिबा फूले जी ने इसकी स्थापना करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है होम रूल लीग। तो ये एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर करी थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आपातकाल से रिलेटेड, है ना। चलिए, आज क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, बड़ी से मतलब तकरीबन 35 से 40 मिनट की आपकी क्लास आज होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं कि
आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो देखो ये मौलिक अधिकार का से तो होगा नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 तक हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से भी नहीं होगा। अब हमारे बचते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल, और प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है तो आपातकाल से ही रिलेटेड। अब कौन से आपातकाल से है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हुआ क्या था, आपातकाल है क्या? देखो, जब हमारे देश में कोई भी जोखिम या किसी भी प्रकार के बाहरी युद्ध, सशस्त्र विद्रोह वगैरह ऐसी कुछ सूचनाएं मिलती हैं या इनके होने के आसार होते हैं, तब हम आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा आपातकाल है वो आपातकाल है कौन से आर्टिकल से रिलेटेड? तो ये 352 से स्टार्ट होकर और 360 तक ये जाता है, ठीक है। और ये भाग 18 में है। कौन से में है? भाग 18 में। चलिए अब मैं बात करता हूँ भारत में आपातकाल जो है वो कितने प्रकार का है। भारत का जो आपातकाल है वो कितने प्रकार का है? तो भारत में हमारे 3 तरह का आपातकाल है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये 352 के अंतर्गत आता है, और ये लगता कब कब है? तो जब कोई युद्ध है, कोई भारी आक्रमण हो रहा है, या देश में ही सशस्त्र विद्रोह, मतलब कल को आप हथियार लेकर रोड पे उतर जाते हो, देश में लोग सड़कों पर हथियार लेकर उतर जाते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा आपातकाल लगेगा? तो उस टाइम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ठीक है। अगला है हमारा 356 के तहत जो आता है, जो पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ये राष्ट्रपति शासन होता है, राज्य आपातकाल लगता है। ये किसी भी मतलब ज़रूरी नहीं है पूरे देश में ही लगे। तो ये जो आपातकाल है राष्ट्रपति शासन, वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में लग सकता है। इसमें क्या है, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता। और ये लगता क्यों है? जब कोई भी राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता तो उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अच्छा, वित्तीय आपातकाल ये 360 में बताया गया है, और देश में जब वित्तीय स्थिति बन जाती है ना, तो उस टाइम पे लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो चीज़ें क्या होती हैं कि सैलरी वगैरह रोक दी जाती है, जो कि हमारे केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनकी, और देश में थोड़ा हिसाब किताब अच्छे से रखा जाता है। मतलब चीज़ें क्या है कि खर्चे वगैरह पे थोड़ी एक लिमिटेशन सी लग जाती है। चलो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखो राष्ट्रीय आपातकाल 3 चीज़ों पे लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बाहरी युद्ध हो जाता है ना, कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है। अच्छा, 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तीसरा ये है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेवेलियन। ये क्या चीज़ है मैं इसको समझाता हूँ। आर्म्ड रेवेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? देखो, जब आप हथियार लेके सड़कों पे उतर जाते हैं तो ये सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया। इससे पहले जो था, ये जो सशस्त्र विद्रोह जो था, इससे पहले ये आंतरिक अशांति थी। क्या थी? आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति को हमने 44वें संविधान संशोधन से इसको बदला, और इसका नाम कर दिया गया आर्म्ड रेवेलियन, ठीक है। ये हुआ कब था? 1978 में, ठीक है। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगता है? जब भारी आक्रमण हो जाता है, युद्ध हो जाता है, आर्म रेवेलियन लग जाता है। और आर्म रेवेलियन जो है, सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, उसको हमने जोड़ा कब है? आंतरिक अशांति को रिप्लेस किया है हमने। इसमें क्या किया? आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो इसकी जो घोषणा है वो कौन करेंगे या किसके द्वारा लगेगा? तो देखो, जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल जब ये लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल जिस टाइम पे लगेगा, है ना, तो इसकी जो घोषणा होगी वो करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। कौन करेगा? राष्ट्रपति। सारे ही आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो उस टाइम पे हमें लिखित मंजूरी चाहिए होगी। हमें क्या है? लिखित रूप से चाहिए होगा। लिखित रूप से किससे? लिखित रूप से मंत्रिमंडल जब देगा। मंत्रिमंडल मतलब ये जो कैबिनेट है, जो प्रधानमंत्री की लीड में जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल जो संसद में बैठती है, वो हमें अगर लिखित रूप में देगा तभी राष्ट्रपति इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये लिखित रूप में दे देगा, उसके बाद 1 महीने के अंदर 1 माह के भीतर हमें इस बिल को पास कराना पड़ेगा। कहाँ से? 1 मंथ के अंदर संसद से इसको मंजूरी मिलनी चाहिए। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद से इसको मंजूरी मिलनी चाहिए, ठीक।
ठीक है। अब एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और ये आ जाती है कि इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है। तो अवधि इसकी वैसे तो एक बार में होती है 6 माह, लेकिन इसको आप कितने भी टाइम के लिए, मतलब हर 6 महीने में, हर 6 माह में आप इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन हर बार पास कहाँ से होगा, ये संसद से ही पास होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 की बात करते हैं 356। ये क्या है 356, ये है राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन होता क्या है, जो राष्ट्रपति शासन है वो होता क्या है और लगता क्यों है। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो होता है कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा स्टेट है, मतलब स्टेट मतलब प्रदेश, प्रदेश की बागडोर को केंद्र के हाथ में दे देना। मतलब जो प्रदेश है, प्रदेश का संचालन जो है वो केंद्र करेगा। केंद्र किसके द्वारा करेगा, केंद्र राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ये लगता क्यों है, ये तब लगता है जब कोई प्रदेश, जो हमारा कोई प्रदेश है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता, प्रदेश संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, उसके अनुसार कार्य नहीं करता, उसके अनुसार कार्य नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंस रूल भी कहते हैं। इसकी भी जो घोषणा होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे हमारे। ठीक है। अब लेकिन देखो, हमने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था अनुच्छेद 352 वाला, उसमें हमें जो लिखित रूप से चाहिए थी वो 1 महीने के अंदर हमें पास होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति शासनकाल अगर किसी में लग रहा है, राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट पे लग रहा है, तो हमें संसद से लिखित मंजूरी नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या है कि संसद जो है वो 2 माह में इसको मंजूरी दे दे। 2 माह से संसद की जो मंजूरी है वो 2 माह में मंजूरी इसकी मिल जाए, बस इतना सा फ़र्क है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ इसमें अलग है उस चीज़ से, इसकी जो अवधि है, इसकी जो अवधि है वो भी 6 माह है, लेकिन इसकी जो अधिकतम अवधि है, अधिकतम जो अवधि है वो 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष के अंदर अंदर जो इलेक्शन है वो हमें कंडक्ट कराने पड़ेंगे और यहाँ पे नई सरकार बनानी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, राष्ट्रपति शासनकाल में मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल होते हैं वो हट जाते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से सीधा शासन करता है, मतलब केंद्र सीधा शासन करता है राज्यपाल की ओर से। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बात करूँगा पहले 360 की। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगता है, इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। जब वित्तीय स्थिरता, जो यहाँ पे मैं पूरा लिख ही दिया है, देश की वित्तीय स्थिरता को जब खतरा होता है। ठीक है। इसकी भी घोषणा कौन करेंगे, इसकी भी घोषणा हमारे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है। और संसद से इसकी जो मंजूरी है वो 2 माह के अंदर आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे और पेज खाली नहीं है, यहाँ देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है 356 में क्या था, राष्ट्रपति शासन। क्या था, राष्ट्रपति शासन। अब इसका ही उल्टा कर दो, 365, 365। ये क्या है, ये कहता है कि जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता, जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता, तब आर्टिकल 65 में ये बोला गया है कि उस टाइम पे हमारा 356 लग जाएगा। मतलब 356 में लगाने की बात किस में करी गई है, 365 में। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति ये मान लेता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और इसके बाद हमारा 356 जो रहेगा वो कम इनटू फोर्स हो जाएगा, मतलब वो लागू हो जाएगा। ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो 356 जो है वो कौन, वित्तीय आपातकाल तो क्या है, 360 है, तो फिर ये कौन सा बच गया, ये बच गया प्रेसिडेंट रूल। चलो अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था। तो पहली बार जो आपातकाल लगा था वो हमारा 62 में लगा था। अब 62 में कब लगा था, जब हमने भारत और चीन का युद्ध देखा था। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तब लगा था। अच्छा, दूसरी बार हमारा लगा था इस टाइम पे जब हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध देखा था।
65 में हमारी जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी। आंतरिक जो डिस्टर्बेंस था उसको बदल के हमने क्या कर दिया, आर्म रेवेलियन। उसको बदल के क्या कर दिया, आर्म रेवेलियन। आंतरिक अशांति की वजह से लगा था। 75 में जो लगा था वो क्यों लगा था, आंतरिक अशांति। और इसको बदल के अब हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया सशस्त्र विद्रोह। 370 में ऐसा कोई लगा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन विच ग्राउंड, राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर हो सकता है। प्राकृतिक आपदा आएगी तब हो जाएगा, नहीं। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, मैंने आपको कौन सा बताया, 356। और 356 कब आता है, जब 365 इसको बोलता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 की बात करता है। और यहाँ पे जब कोई युद्ध है, बाहरी आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है, तो हमारा कौन सा लग जाएगा, नेशनल। और आर्म रिवेलियन को हमने किससे ऐड करा है, इसको हमने करा है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से। ठीक है। चलो, भारत मंडपम इंडियाज इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इज लोकेटेड इन। भारत मंडपम भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चलो, इसमें पूछा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये खड़गवासला में है। कहाँ स्थित है, ये खड़गवासला में है। ठीक है। दूसरी चीज़, देहरादून में क्या है, IMA, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग। वेलिंगटन, ये जो वेलिंगटन है, वेलिंगटन में हमारी एक तो त्रिसेवा, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए स्टाफ कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है, स्टाफ कॉलेज। ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना आना इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है। इसमें क्या है, नेशनल वार मेमोरियल। वार मेमोरियल क्या होता है, ये एक तो नई दिल्ली में स्थित है और शहीदों को समर्पित है। वार मेमोरियल है क्या, वार मेमोरियल में क्या, जब आप वहाँ देखने जाएंगे, ये लाल किला के पास स्थित है ना, लाल किले के पास स्थित है। शहीदों को समर्पित है ये नेशनल वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट भी नई दिल्ली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की स्मृति के लिए, है ना, ये हो गया। अच्छा, अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति में है क्या, ये इंडिया गेट का जो परिसर है, वहीं आप जब आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है कि एक ज्योति जो है वो जलती रहती है, और वहाँ आपको इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स सबके जवान मिल जाते हैं। और वहाँ एक जवान तुम्हें 24 घंटे ड्यूटी देता हुआ मिल जाता है, और वो भी यूनिफॉर्म में एक अपनी पोजीशन में वहाँ खड़ा रहता है। कहीं भी आप जाइए, देखने का आपको मौका मिलता है, ऐसी जगह पर आपको विजिट करना चाहिए, वहाँ से बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। अगला है कारगिल वार मेमोरियल, तो ये द्रास लद्दाख में है। कारगिल में जो हमारे जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इसको 1999 में जब हमने कारगिल वॉर लड़ा था तो उसके उसमें बनाया गया। चलिए अगला है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, यहाँ पे तीनों की ट्रेनिंग होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स की। IMA देहरादून, मतलब इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी है वो देहरादून में है। यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनकी होती है। INA इंडियन नेवल एकेडमी, ये कहाँ है, एजीमाला कुन्नूर केरला में पड़ती है, और यहाँ पे नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। अगला AFA इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ये कहाँ है, डुंडिगल हैदराबाद, यहाँ पे भी आर्मी जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग रहती है। अगला है OTA चेन्नई में क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। मतलब देखो, जो हमारे NDA से जाते हैं या IMA AFA में जो हमारे ऑफिसर्स जाते हैं NDA क्वालिफाई करके या फिर CDS क्वालिफाई करके, CDS में भी OTA को छोड़ के, है ना, तो ये फुल सर्विस होते हैं। शॉर्ट सर्विस क्या होती है, जो हमारी कुछ समय के लिए जो सेवा होती है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए OTA में। अच्छा, OTA गया, ये हमारी टेक्निकल एंट्री आर्मी के लिए यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है। RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये कहाँ है, ये देहरादून में। यहाँ क्या होता है, NDA की तैयारी हेतु ये स्कूल है, बहुत ही फेमस स्कूल है। कभी आपको इसके बारे में आज आप कर सकते हैं, गूगल पे आप इसको निकाल के देखिए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा कलेक्ट कीजिए। एक है AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है, ये पुणे में है। यहाँ आर्म फोर्सेस के मेडिकल ट्रेनिंग यहाँ पे चलती है। अच्छा, भारी जल का सूत्र क्या होता है, देखो ये तो जल है, जल, अब भारी जल का D2 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापन किस इकाई में, व्यावसायिक मापन समझते हो, जैसे तुम्हारी जो लाइट वगैरह का जो बिल आता है वो किस में आता है, किलोवाट घंटा में। ठीक है। चलो, आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए, और बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना।
अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ में आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ मेरा आपको नंबर मिल जाता है। आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए होती है वो आप वहाँ मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, बस ओनली फॉर क्वेरीज। बस ये नहीं कि चीज़ें कब हैं, बैच कब आएगा या क्या कब होगा, ये सब चीज़ें आप नहीं पूछेंगे। केवल आपको जेन्युइन जो क्वेरीज़ हैं आप वही कर सकते हैं। और प्लीज़ इस पर कॉल मत कीजिएगा बार बार, क्योंकि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, केवल इस पर व्हाट्सअप पे मैं आपको अवेलेबल मिलूँगा। बाकी कोई भी ज़रूरी जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।